कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हमारी एसएसटी की पहली वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी हिस्ट्री का, जो तुम लोगों के 10th क्लास के लिए भी जरूरी है। और क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमको वैसे भी पढ़ना जरूरी है। जिस चैप्टर का नाम क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसको शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें समझते हैं पहले, ठीक है। अभी तक मुझे पता है कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत सिंसियरली पढ़ाई करी होगी, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी होगी, ठीक है। बट ये डेट देख लो, 25 फैब 2025, और ये एक ऐसी डेट है जो तुम लोगों को थोड़ा बहुत डरा सकती है। बट मैं तुम लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर तुम लोग बने रहोगे हमारे साथ तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीजें मैं बोलूंगा वो चीजें तुमको करनी है, जिस तरीके से बोलूंगा उस तरीके से करनी है। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं तुमको देना चाहूंगा, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेरी वीडियोस देखो, फिर एनसीईआरटी में जाओ, एक बर्ड आई व्यू की तरह उसको रीड करो, ठीक है। उसके बाद एक भी डाउट तुम लोगों के दिमाग में नहीं रह पाएगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले तुम्हारे डाउट्स क्लियर करेंगे, एट द एंड डाउट क्लियर कर लेंगे। बट कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड है, पहला बोर्ड है और हमको फोड़ देना भाई, पूरी तरीके से फोड़ के आना पेपर। परसेंटेज एकदम बढ़िया लेके जाएंगे, और परसेंटेज बढ़िया लेके जाने के लिए हमारी मदद कौन करेगी, एसएसटी करेगी। और प्यार करवा दूंगा भाई तुम लोग को एसएसटी से प्यार, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो नेशनलिज्म, सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए भाई हमको, है ना। बेसिक सी मीनिंग हमको जाननी है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। हिंदी में बोले तो नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद क्या होता है, जब किसी देश के लोग अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। बट इस चैप्टर के सिनेरियो में नेशनलिज्म इन इंडिया या नेशनलिज्म का मतलब हमारा क्या है कि हम लोग एंटी कॉलोनियल होने जा रहे हैं। एंटी कॉलोनियल का मतलब क्या हो गया, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेता है उसको बोलते हैं कॉलोनी। बट इंडिया के ऊपर कब्जा चल रहा था हमारे ग्रेट ब्रिटेन का, ठीक है। तो इंडिया वाले अब क्या चाहते थे कि हम ग्रेट ब्रिटेन को एंटी कॉलोनाइज कर दें, मतलब हमको चाहिए भाई आजादी, ठीक है। तो इस चीज के लिए इंडिया वालों ने जितनी भी लड़ाइयां करी हैं और जितने भी उस समय पे दिक्कतें इंडिया को हुई हैं, इंडिया ने जो चीजें सफर करी हैं और उन सफरिंग से इंडिया ने क्या सीखा है, वो चीजें हम इस चैप्टर के अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज हमको पता होना चाहिए भाई, वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन देखो हुआ कब था, 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर वन के अंदर जो देश थे जिन्होंने आपस में लड़ाई करी थी उनको दो कैटेगरीज में बांटा गया। पहली है सेंट्रल पावर, जिसके नाम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और भी है देश, बट ये मेन और इंपॉर्टेंट देश है। दूसरी जो इनके सामने लड़ रही थी वो क्या थी, अलाइड पावर। अब अलाइड पावर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि ये इनको हराने वाली है, और इसमें लड़ रहे थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया और भी है, जापान है, अमेरिका है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, वर्ल्ड वॉर वन और उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या हुआ। लेकिन यहां पे तो हम दोनों में कहीं देख ही नहीं रहे कि इंडिया है। बट भाई इंडिया ने लड़ाई करी है वर्ल्ड वॉर वन में, बट वो जो लड़ाई करी है वो पैसिवली लड़ाई करी है। पैसिवली का मतलब क्या हो गया कि ग्रेट ब्रिटेन की साइड से इंडिया वाले लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से इंडिया के ऊपर ना कुछ चेंजेस आए या इंडिया को कुछ सफरिंग झेलनी पड़ी। अब वो सफरिंग क्या थी वो हमको समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या हुआ है कि इंडिया को वर्ल्ड वॉर वन की वजह से बहुत सारे एक्सपेंडिचर तो थे जो थे उसके वॉर्स के, वो इंक्रीज हो गए। फोर्स रिक्रूटमेंट करी गई है लोगों की, इंडिया से जबरन लोगों को उठाया गया है, आर्मी में भर्ती करके लड़ाई करवाने के लिए भेजा गया है। तीसरी जो प्रॉब्लम इंडिया को हमारे हुई है वर्ल्ड वॉर वन की वजह से, वो क्या हुई है कि इंडिया में जो फूड के प्राइसेस थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे, ठीक है। ऊपर से एक और पॉइंट तुम लोग इसमें लिख सकते हो कि 1914 से 1918 में जब इंडिया में ये तीन तरीके की दिक्कतें हो रही थी, तब इंडिया के अंदर क्रॉप फेलियर भी हो रहा था। अब क्रॉप फेलियर से हमको क्या समझ आता है कि हमारे देश के अंदर भुखमरी आ गई थी, साथ ही साथ हमारा देश ग्रेट ब्रिटेन के लिए लड़ रहा था, जिस वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से इंडिया के ऊपर क्या पड़ा था, इंपैक्ट पड़ा था, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है
वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, सत्याग्रह। अब जैसे कि हम मीनिंग के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए सत्याग्रह होता क्या है। ये एक नोबल मेथड होता है लड़ाई करने का। मतलब हम लड़ाई कर तो रहे हैं, बट एक्चुअली में हम लड़ाई नहीं कर रहे। लड़ाई का मतलब क्या होता है, दो तरीके की लड़ाइयां होती है, एक होती है वायलेंस के साथ, एक होती है नॉन वायलेंस के साथ। तो हम लोग जो सत्याग्रह के अंदर लड़ाई करने वाले हैं अंग्रेजों के खिलाफ, वो हम नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करने वाले हैं, सच की राह पे चलने वाले हैं, और सच को शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है, सत्य। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या रखा गया, सत्याग्रह रखा गया। ठीक है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो है गांधी जी। नेशनलिज्म इन इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल अगर किसी ने प्ले करा है तो वो हमारे कौन है, गांधी जी हैं। अब ये गांधी जी शुरुआत से इंडिया में नहीं थे, इन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए ये इंडिया छोड़ के चले गए थे साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ये इंडिया वापस आए 1915 में, और यही एकदम पीक टाइम था इंडिया में वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे, जो इंडिया नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा था। तो गांधी जी 1915 में इंडिया आए। इनको इनके किसी मेंटोर ने क्या बोला कि भाई आप ना पूरा इंडिया घूमो और इंडिया समझो। आप इंडिया में जब आप घूमोगे, आप तरह तरीके के लोगों से मिलोगे, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया में किस जगह पे किस किस तरीके से लोगों को रिफॉर्म की जरूरत है। तो गांधी जी ने एग्जैक्टली वही करा। 1916 में वो पहुंचे चंपारण, जो कि बिहार में था। वहां पे उन्होंने सत्याग्रह करा, इंडिया का पहला सत्याग्रह। ठीक है। जहां पे उन्होंने सच का साथ लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, और वो लड़ाई जीते भी। सेटलमेंट हुई थी इंडिगो फार्मर के खिलाफ। ठीक है। 1917 अगले साल वो चले गए खेड़ा गुजरात, जहां पे उन्होंने एक और लड़ाई जीती। फिर 1918 उसके ठीक एक साल बाद वो चले गए अहमदाबाद, जहां पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए क्या करी, लड़ाई करी। और ये तीनों ही जो लड़ाई हमारे गांधी जी ने करी है, ये सत्याग्रह का रास्ता चुन के करी है। किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करा है, सिर्फ सच का साथ दिया है और नॉन वायलेंस पे वो रहे हैं, जिसमें गांधी जी को विजय प्राप्त हुई है। और इसकी बदौलत गांधी जी एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बन गए हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो आगे अब हम देखेंगे कि सत्याग्रह के बाद दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये चीजें नोट डाउन कर लो। ठीक है। तो होपफुली पीछे जितने भी कंसेप्ट अभी तक हमने पढ़े हैं 2-3, वो तुम लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। ये आएगा तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसमें कोई भी फेरबदल करके घुमा फिरा के कुछ भी सवाल नहीं आएगा, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं रॉलेट एक्ट है क्या। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो अंग्रेजों को ना बहुत ज्यादा पावर दे देता था। ठीक है। अंग्रेजों को क्या था कि उनको नेशनलिज्म को किसी भी तरीके से इंडिया में रोकना था। अब उन्होंने उस चीज को करने के लिए क्या करा, एक रॉलेट एक्ट पास करा, जिसमें वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को 2 साल के लिए क्या कर सकते थे, डिटेन कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे, विदाउट एनी ट्रायल। अब ये विदाउट एनी ट्रायल का मतलब क्या होता है, भाई हम अगर किसी भी बंदे को डिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, तो उसको ना कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ता है 24 घंटे में, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर, जो हमको बताता है कि हाँ भाई उसने किसी भी तरीके की गलती करी है तो उसको अरेस्ट रखो, नहीं करी है तो उसको छोड़ दो। बट यहाँ पे रॉलेट एक्ट ऐसा करने नहीं देता। उसने डायरेक्टली बोल दिया था रॉलेट एक्ट ने कि आप किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करो और आप उसको 2 साल तक जेल में रखो, कोई भी मतलब नहीं है उसने कोई गलती करी है या नहीं करी है। अब यहीं से हमारा एक दूसरा टॉपिक शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, 13 अप्रैल 1919 की बात थी। पंजाब के अमृतसर के इलाके में जो लोग थे वो बैसाखी मनाना चाहते थे। ठीक है। साथ ही साथ वो गए उस समय पे जलियांवाला बाग, वो बैसाखी मना रहे थे। उनको बेचारों को कुछ नहीं पता था, लेकिन उस समय एक दिक्कत की बात क्या थी भाई, उस समय पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ था। ठीक है। जो कि जिस चीज से हमारे जो लोग थे, नॉर्मल पीपल थे, वो पूरी तरीके से क्या थे, अनजान थे। अब इसका फायदा किसने उठाया, जनरल डायर। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, आपको बहुत क्लियरली पता चलेगा कि जनरल डायर अपने ट्रूप्स के साथ, अपने फौजियों के साथ गया। जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर क्या हुआ, जलियांवाला बाग के अंदर क्या हुआ, एक ही एंट्री का पॉइंट था, उसी से एग्जिट भी होती थी, उसी से एंट्री भी होती थी। साहब जी जाके वहां पे खड़े हुए और उन्होंने विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। ठीक है। अब जब बहुत सारे लोगों की जान गई तो पंजाब के लोगों ने सत्याग्रह पे जो चल रहे थे, वो लोग सत्य की राह पे, अहिंसा की राह पे चल रहे थे, उन्होंने अहिंसा को साइड रखा और हिंसा करनी चालू कर दी।
जो चीज गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हाँ, गांधी जी को दुख था कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे मासूमों की जान गई है, बट फिर भी उनको हमारे देश के लोगों के द्वारा जो हिंसा शुरू करी गई थी वो पसंद नहीं है, और उन्होंने, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को फिर थोड़े समय बाद, 1-1.5 साल के बाद क्या कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट, और इसी के साथ साथ हम लोग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट पहले हम लोग समझते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या था। तो खिलाफत मूवमेंट को शुरू करा गया था 2 भाइयों के द्वारा, शौकत अली, मोहम्मद अली। टाइम पीरियड तुम लोग 1920 लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी अगर तुम लोग को लिखना है, अप्रोक्स डेट 1920-21 दिसंबर जनवरी के महीने के बीच में इसको स्टार्ट करा गया था। ठीक है, अब जो खिलाफत मूवमेंट था ये चालू क्यों करा गया, सबसे बेसिक सा सवाल हमारा ये है। तो खिलाफत मूवमेंट चालू करा गया था, जो मोमडन लोग होते हैं उनके खलीफा की पावर को रिस्टोर करके रखने के लिए। ये जो खलीफा थे, ये इनके एक स्पिरिचुअल लीडर कह लो तुम लोग, जो ओटोमान टर्की में रहा करते थे, जिनके साथ बहुत चीजें गलत हो रही थी जब उनको कॉलोनाइज करा गया था। तो उसी चीज को रोकने के लिए खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करा गया इंडिया के अंदर। कब करा गया है, 1920 के अराउंड। किसने करा है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अब इसी समय पे इंडिया के जो हिंदू थे उन्होंने एक नया मूवमेंट चालू करा, जो कि किसने करवाया था, गांधी जी ने। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब ये कॉरपोरेशन का मतलब अगर तुम लोग समझ जाओगे तो तुमको ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। कॉरपोरेशन का मतलब होता है साथ देना, और नॉन का मतलब क्या हो गया कि नहीं। तो नॉन कॉरपोरेशन का सीधा सीधा मतलब निकलता है कि अब हम साथ नहीं देंगे। किसका नहीं देंगे भाई, ये जरूरी है। तो अब हम लोग साथ नहीं देंगे किसका, ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स का अब हम साथ नहीं देंगे। इसको जो अडॉप्ट करा गया था वो करा गया था नागपुर सेशन में 1920 में। अब कांग्रेस जो थी साल में एक बार मिलती थी दिसंबर के महीने में इंडिया के अलग अलग शहरों में, तो इस बार वो मिली है नागपुर के अंदर, जहां पे उन्होंने एक नया मूवमेंट शुरू कराया जिसको बोलते हैं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अंदर कुछ चीजें थी जो हमको जाननी जरूरी है, कि जितने भी बच्चे थे वो अपने स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ देंगे। जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनको किसी भी तरीके का टाइटल या किसी भी तरीके का मेडल दिया गया है तो वो उसको क्या कर देंगे, ड्रॉप आउट कर देंगे। जितने भी इंडियंस एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, जजेस हैं, कहां पे, कोर्ट के अंदर, वो कोर्ट जाना क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जितनी भी फॉरेन गुड्स आ रहे हैं इंडियन मार्केट में, हम उसका इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली गांधी जी का और कांग्रेस के सारे लोगों का कहना क्या था कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे हैं वो हमारे ऊपर राज इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम करने दे रहे हैं। अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो हमारे पर राज ही नहीं कर सकते। इसीलिए हमने ये सारी चीजें करनी क्या कर दी, चालू कर दी। अब इस समय सबसे बड़ी जो दिक्कत थी इंडिया के अंदर वो क्या थी कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से क्या करते थे, नफरत। एक तरीके से उन दोनों के बीच में गैप आना चालू हो गया था। अब सेम ही टाइम फ्रेम के अंदर एक इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट चल रहा है जो मुस्लिम कर रहे हैं, और एक नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा है जो हिंदू कर रहे हैं। गांधी जी ने इन दोनों चीजों का क्या करा, फायदा उठाया बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने क्या देखा कि अगर मैं खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दूंगा तो हमारे जो मुस्लिम हैं और जो हमारे हिंदू हैं वो दोनों क्या बन जाएंगे, भाई भाई बन जाएंगे। और यही चाहिए। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करा, गांधी जी चाहते थे कि अब डिवाइड नहीं होगा, अब हम लोग क्या होंगे, यूनाइट होंगे। इसी को पूरा करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को 1921 में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब इसके आगे की जो जर्नी होगी वो बहुत ही प्यारी होने वाली है। तो इतना लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत थक गए होंगे तो पानी वानी पी लो भाई, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग बढ़ने वाले हैं किसके ऊपर, साइमन कमीशन के ऊपर। साइमन कमीशन एक रिफॉर्म था, उसको लाया गया था टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। अब ये रिफॉर्म क्या कहता था, ये कहता था कि हम अपनी एक टीम भेजेंगे ब्रिटेन से, कहां पे, इंडिया में, ताकि वो इंडिया के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर सके। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब क्या है कि इंडिया को हम आजादी नहीं देंगे, हम इंडिया के ऊपर राज करेंगे, बट इंडिया के अंदर कुछ चेंजेस कर देंगे। अब ये चीज तो चलो इंडियन को पसंद नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि साइमन कमीशन के अंदर जितने भी लोग थे जो इंडिया का भाग्य बनाने आए थे या भाग्य निर्धारित करने आए थे, उसके अंदर एक भी इंडियन
मेंबर नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये कि इंडिया की किस्मत लिखने आ रहे हैं ये लोग, लेकिन इसमें इंडिया का एक भी आदमी नहीं है, ठीक है, जिससे हमारे देश के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और हमारे देश के लोगों ने एक बहुत प्यारा सा स्लोगन दिया कि साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक, कि साइमन जो आप इंडिया आ रहे हो, बाय द वे साइमन एक ऐसा व्यक्ति था जो इस कमीशन को हेड कर रहा था, लीड कर रहा था, इसीलिए इस कमीशन का नाम क्या रखा गया है, साइमन कमीशन रखा गया है। और ये इंडिया के अंदर कब आया था, 1928 में, ठीक है। और इसको इंडिया के किसी भी लोगों ने पसंद नहीं करा, क्योंकि इसके अंदर इंडिया का एक भी मेंबर नहीं था। और इंडिया के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए थी, जो कि क्या थी, आजादी, ठीक है, जो कि क्या थी, आजादी, ठीक है। तो इतना देख लो एक बार, फिर आगे का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमारा टॉपिक है भाई वो है सॉल्ट मार्च, ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्ट मार्च क्या है, डांडी मार्च क्या है। बच्चों ये दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के नाम से एक दूसरे जाने जाते हैं। बट सबसे पहले हमको समझना है कि सॉल्ट मार्च ऑल्सो नोन एज डांडी मार्च था क्या। ये शुरू करा गया था गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को और खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। अप्रोक्स 24 दिन लगे थे। अब ये था क्या, ये एक ऐसा मूवमेंट था, ये एक ऐसा मार्च था जो गांधी जी ने शुरू करा था अपने आश्रम से, और ये पैदल गए थे अपने 80 फॉलोअर्स के साथ, कहां पे, डांडी। अब ये गए क्यों, उस समय एक बहुत बेसिक सी चीज जो हमारी लाइफ की होती है, नमक, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। जो चीज हमारे इंडिया के नॉर्मल लोग, गरीब लोग या मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा क्या करती थी, अफेक्ट करती थी। और गांधी जी का सबसे बड़ा गोल क्या था कि इंसानों को, इंडिया के लोगों को एक करना है। उन्होंने सबसे बेस्ट चीज जो उठाई वो क्या उठाई, सॉल्ट, कि नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे देश का गरीब और हमारे देश का अमीर ये दोनों खाता है। तो अगर मैं सॉल्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज करता हूं तो मैं इंडिया के सारे लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दूंगा। इसीलिए उन्होंने क्या शुरू करा, सॉल्ट मार्च शुरू करा। अब सॉल्ट मार्च के अंदर वो जब डांडी पहुंचे तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने समुद्र को, पानी को उबाला, और उबालने के बाद उन्होंने क्या बनाया, नमक। और जब उन्होंने नमक बनाया तो उन्होंने करारा तमाचा मारा, किसके गालों पे, अंग्रेजों के गालों पे। एक्चुअली में नहीं मारा भाई, ये स्लैंग है बोलने का, ठीक है। तो करारा तमाचा मार दिया अंग्रेजों के गाल पे कि देखो हम तुम्हारा साथ दे नहीं रहे हैं पहले से, और अब तुम्हारे द्वारा जो बनाए गए नियम कानून है अब हम उनको भी क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो इसी चीज को एक इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है कि यहां से शुरुआत हुई है हमारे प्यारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है। तो मोस्ट ऑफ दी जो स्टेटमेंट्स और मोस्ट ऑफ दी जो लाइंस है, दोनों की फीचर्स हैं सेम है। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर हम एक तो अंग्रेजों का साथ भी नहीं देंगे, और अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम है उन नियमों को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। ये तुम्हारे स्क्रीन पे सारी डिटेल्स दे रखी है, कितने लोग थे, कितने किलोमीटर, कितने माइल्स वो गए हैं। बट एक चीज मैं अभी वापस से बोलूंगा कि एनसीईआरटी गो थ्रू करो। हर एनसीईआरटी के अंदर तुमको परफेक्ट एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताई गई होगी कि इतने फॉलोअर्स थे, और ये अप्रॉक्स में चलता है, तो अप्रॉक्स के अंदर इसको लिखना, 2-3 चीजें ऊपर नीचे हो भी जाएंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट मेन जो हमारा टॉपिक था सॉल्ट मार्च, जो कि डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, वो हमारी कहानी क्या थी, ये कहानी थी। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं हम लोग। बस एक छोटा सा टॉपिक हमको पढ़ना है, जो कि क्या है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एक ऐसा टॉपिक है जो रेयरली आता है बट आ जाता है पेपर के अंदर। तो हमको समझना है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होता क्या है। तो इस थ्रू आउट वीडियो के अंदर मैंने तुमको एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करवाया कि गांधी जी एक चीज चाहते थे कि इंडिया के लोग क्या हो जाए, एक हो जाए। जो अंग्रेजों ने हमारे बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली है, उस रूल पॉलिसी को हटा के फेंकना है और सारे इंडिया के लोगों को क्या करना है, एक करना है। उसी चीज को बोलते हैं कलेक्टिव बिलोंगिंग, ठीक है। अब ये कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या है, अब इस चीज को फैलाने के लिए, लोगों में एकता फैलाने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कुछ चीजें इस्तेमाल करी हैं। क्या चीजें हैं, सबसे पहले हिस्ट्री। क्या बोला गया है लोगों के बीच में एकता फैलाने के लिए, हमारे क्रांतिकारी ने बोला कि हमारे देश की जो हिस्ट्री है अंग्रेजों के आने से पहले की, वो बहुत ही ज्यादा प्यारी हिस्ट्री है। बहुत सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग के लोग एक साथ रहते थे प्यार मोहब्बत से।
तो हम लोग इसी तरीके से वापस से रहेंगे। दूसरी चीज फ्रिक्शन, कुछ कहानियां लिखी गई, कुछ नॉवेल्स लिखी गई। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, अमरनाथ नाम की एक नोवेल लिखी गई है जिसके अंदर बताया गया है कि इंडिया के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ कैसे रहते थे। आगे आ जाओ, सॉन्ग्स लिखे गए, जिन सॉन्ग्स को हमारे इंडिया के लोग गाते थे जब वो लड़ाई करने जाते थे या अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी तरीके का मुद्दा उठाते थे। साथ ही साथ हमने क्या देखा, पोएम्स भी लिखी गई हैं भाई। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुमको लिखना ही लिखना है वो है हमारा भारत माता। इंडिया के लोगों ने भारत माता की इमेज बनाई, क्योंकि हमारे देश के लोगों को किसी चीज से प्यार हो ना हो लेकिन उनको अपनी मां से प्यार जरूर है, और हमने अपने देश को अपनी मां का दर्जा दिया है और हम अपनी मां के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी गलत चीज होते हुए नहीं देख सकते। तो हमने भारत को जब मां के साथ पर्सोनिफिकेशन दी तो हमने इंडिया को आजाद करवाने में इसने हमारी क्या करी है, बहुत ज्यादा मदद करी है। साथ ही साथ 1921 में गांधी जी ने हमारा एक नेशनल फ्लैग बनाया है, वो भी ट्राई कलर का था, जिसके बीच में फर्क क्या था कि एक स्पिनिंग व्हील हुआ करता था। ठीक है, ये डेट्स तुम लोगों को याद करनी जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं तुम लोगों के लिए कि एनसीईआरटी पढ़ो। बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर तो तुम लोग निकाल लोगे, मेरी वीडियोस देख लोगे, निकाल लोगे, बट एक एक नंबर के क्वेश्चन जो तुम्हारे 20 मार्क्स के आएंगे वो नहीं निकाल पाओगे भाई, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो। इजी वे में वन शॉट के अंदर हमने ये वाला चैप्टर खत्म करा है। एनसीईआरटी गो थ्रू करो, किसी भी तरीके का तुमको डाउट निकल के आता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है, हाँ मैं क्वेश्चंस भी अटैच करके दूंगा अभी इस वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोगों को। उन क्वेश्चंस को करना, किसी भी तरीके का दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन भर दो भाई क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चंस हैं भरो, नहीं है तो लिखो कि भैया क्लियर हो गई मेरी सारी चीजें, और मेरे को जवाब चाहिए तुम लोगों का हर चीज को लेके कि समझ आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अगर कोई भी तुम लोग के डाउट होंगे, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, ठीक है, फिर भी हम क्लियर कर लेंगे। तो ये तुम्हारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश के साथ।